Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Do you have any questions? No? Yes, Krishna. हेलो सर। बोलिए। सर मुझे वो एवरेज ऑर्डर और सम ऑफ एवरेज ऑर्डर में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। बोलो क्या करना? एवरेज ऑर्डर तो समझ में आता है, लेकिन सम ऑफ एवरेज ऑर्डर कैसे वर्क करता है वो नहीं समझ में आया सर। कैसे कर रहे हो वो नहीं समझ में आया, क्या कर रहे हो वो नहीं समझ में आया। हाँ दोनों, मतलब समझ में नहीं आया मुझे बेसिकली। ये 859 ये क्या है वो समझ में आया ना। ओके सी सर आपकी स्क्रीन छोटी हो गई है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा दिख रहा है। नहीं दिखा सर। Okay, so when I'm back.
Okay. See here in this case, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम बाय सब कैटेगरी अपने पास हायरार्की है कि the hierarchy is category so we have this hierarchy category subcategory and then product name ये अपने पास हायरार्की है मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट नेम में मुझे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो दिखे सॉरी जो ऑर्डर है वो प्रोडक्ट सब कैटेगरी में भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिखे बट उन ऑर्डर्स का एवरेज ना कि सम मतलब जितनी जैसे मान लो जर्सी है तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं सब कैटेगरी के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं इनका एवरेज मुझे दिखना चाहिए और क्लोथिंग में सॉरी जब की बात करेंगे तो इनके एवरेजेस का सम दिखना चाहिए सो यहाँ पे सब कैटेगरी में मुझे एवरेज दिखना चाहिए प्रोडक्ट नेम में मुझे एवरेज दिखना चाहिए और कैटेगरी में मुझे एवरेजेस का सम दिखना चाहिए सब कैटेगरी वाइज एवरेजेस का सम दिखना चाहिए नाउ सपोज आई वांट टू सी फॉर AWC लोगो कैप मतलब मान लो मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ AWC लोगो कैप जब मैं ए फाइंड आउट करूंगा तो इस मेजर में समराइज सब कैटेगरी सब कैटेगरी नेम एवरेज ऑर्डर ये जो रन होगा कोड ये एक ग्रुपिंग टेबल बना रहे हैं हम लोग इस सब कैटेगरी टेबल का सब कैटेगरी नेम के कॉलम वाइज हम लोग एवरेज ऑर्डर देख रहे हैं जब वो इस AWC लोगो कैप के लिए रन होगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ मॉडल में when we are doing it only for AWS logo cap ठीक है उसी के लिए मुझे फिल्टर करना है तो सब कैटेगरी वाइज भी मैं अगर इस टोटल ऑर्डर को एवरेज लेता हूँ सब कैटेगरी वाइज और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिफाइन करके रखा है मुझे किस प्रोडक्ट के लिए लेना है ओके तो इसका सिर्फ एक ही बनेगा समराइज टेबल है ना समराइज टेबल इट विल हैव ओनली वन रो कैप्स और कैप्स के अंदर भी प्रोडक्ट जो AWC लोगो कैप है उसका जो ऑर्डर होगा सिर्फ वो एक टेबल बनेगा यहाँ पे
एक सेकंड देना। सी, जब हम लोग एक कोड रन करते हैं so when we are running this code, summarize subcategory name, subcategory name, okay, and average order। मान लो मैं सिर्फ इस AWC लोगो का ऐप के लिए कर रहा हूँ। सो AWC लोगो का ऐप के लिए करना मतलब कि ये चीज को जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई किया हुआ है AWC लोगो का ऐप। इट्स काइंड ऑफ लाइक समझो ऐसे कैलकुलेट टेबल है, यहाँ पे ये समराइज का फंक्शन है, एंड हियर आई हैव दिस इस तरह से है। मतलब ये समराइज तो कर रहे हैं हम लोग, बट इस पे एक फिल्टर अप्लाई किया हुआ है प्रोडक्ट नेम का कि AWC लोगो कैप। तो ये रन करेंगे हम तो हमें सिर्फ ये कैप्स के लिए वैल्यू दिखेगा। ओके, वी हैव सम डेट फिल्टर एज वेल। यहाँ पे ईयर का फिल्टर है, लेट मी अप्लाई दिस ईयर फिल्टर बाय कैलेंडर टाइम here equal to 2017 again. So this, so what we are doing, evaluate like we are calculating this summarize part, जो ये अपने मेजर का पार्ट है। ये मेरे मेजर का पार्ट है, ये टेबल, ये एक वेरिएबल ए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। जब ये AWC लोगो कैप के लिए रन होगा, ओनली फॉर AWC लोगो कैप, उस टाइम पे इसके पास कौन कौन सा फिल्टर अप्लाइड है। एक जो ईयर का फिल्टर है जो एक्सप्लिसिटली आ रहा है 2017 का, और ये जो प्रोडक्ट का फिल्टर है जो इम्प्लिसिट फिल्टर अप्लाई होगा। सो दो फिल्टर अप्लाई होंगे जब वो AWC लोगो कैप के लिए परफॉर्म कर रहा है। तो सो ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल ए, वो वेरिएबल ए कुछ इस तरह से बनता है कि सारे सब कैटेगरीज के नाम है यहाँ पे अलग अलग, और उसमें से सिर्फ कैप्स वाला सब कैटेगरी है जिसके लिए वैल्यू प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट का नाम जो है AWC लोगो कैप वो इस सब कैटेगरी के अंदर आता है। सो इसका जो कैप्स है 1192, दिस AWC लोगो दिस वैल्यू, वो वेरिएबल ये है। दिस वेरिएबल ए इज नाउ दिस टेबल, सब कैटेगरी एंड एवरेज ऑर्डर का टेबल, जिसमें सिर्फ इस कैप्स के लिए अब एवरेज ऑर्डर है अपने पास में। एंड दिस नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग फॉर रिजल्ट, वी आर टेकिंग सम एक्स ऑफ ए, इस टेबल का सम एक्स ले रहे हैं, और ये जो कॉलम बना उसका सम कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें इस कॉलम का सम करेंगे तो इस कॉलम में सिर्फ
एक ही के लिए वैल्यू है तो सिर्फ वही वैल्यू आएगा. दैट्स व्हाई वी सी हियर 1192.00. नाउ इफ आई डू द सेम फॉर कैप्स के लिए एक ही है. लेट्स से आई डू इट फॉर ग्लव्स. और लेट्स टेक हेलमेट्स. सो आई एम डूइंग इट फॉर हेलमेट्स. मैं इसके लिए रन कर रहा हूँ. इन दैट केस now if I am doing it for helmets, अगर मैं इस हेलमेट के लिए करता हूँ अब मेरे पास फिल्टर पे अप्लाई होगा इस मेजर पे. हेलमेट सब कैटेगरी नेम इक्वल टू एंड ईयर इक्वल 2017. सो इट विल बी लेट्स समराइज जो भी हमने लिखा है वो. बट इसके ऊपर एक्सटर्नल फिल्टर क्या अप्लाइड है ईयर इक्वल 2017 and this instead of product name we'll have this subcategory name filter over here. यहाँ पे होगा helmets. Now if I run it, ये इस तरह से कुछ टेबल बनेगा अपना. helmet 1148 because this will give me the average of all the products order. इन प्रोडक्ट के ऑर्डर का जो भी एवरेज है 1148 मुझे ये टेबल मिलता है इससे जब मैं इसके लिए रन करता हूँ for helmets. Now if I run it for accessories, see what I get. See, this is the table that I get if I do it for accessories. यहाँ पे बाइक्स एंड रैक्स उसका एवरेज इसका एवरेज और फिर मैं क्या कर रहा हूँ लास्ट में. See, first I'm taking this, creating this variable, and then I'm taking sum of all the values that we get in this variable. ये वेरिएबल में एक टेबल जनरेट कर रहे हैं हम लोग और उस टेबल का फिर सम ले रहे हैं. तो जब आप फर्स्ट वाले के लिए करते हैं हम लोग when we are doing it for the first one product के लिए तो सिर्फ इस कैप्स के लिए अपने को वैल्यू मिलता है बाकी सब के लिए नहीं. और सम करेंगे तो सिर्फ कैप की वैल्यू आएगी. यहाँ पे सेकंड वाले के लिए करते हैं तो सिर्फ एक सब कैटेगरी की वैल्यू अपने को हेल्प पब्लिश करके देते हैं वो. बिकॉज सब कैटेगरी वाइज समराइज कर रहे हैं हम लोग सब किसी कॉलम के नाम पे और फिर बोल रहे हैं कि ये इस कॉलम की वैल्यू यही होनी चाहिए. तो सिर्फ उसके लिए एक क्रिएट होता है. उसके बाद हम अगर कैटेगरी वाइज करते हैं और सब कैटेगरी के ऊपर समराइजेशन करते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी सब कैटेगरीज हैं उसका अपने को टेबल बन के आता है. and now we are taking at the end we are taking just sum of this and that is giving us the result. Is it clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Okay, so let's proceed.
So there is something called heat map. अभी देखो इसमें जब हम लोग मैप यूज करते हैं कोई भी, we have discussed map. When we use any map, we have to provide locations, country, and I'll provide total order here, size. So by default map में ये आता है circle with this. Heat map क्या होता है? Like if you have a heat map is like colors is defining कि कितना intensity है उसका. जैसे यहाँ पे सर्कल का साइज दिखा है, द सर्कल साइज इज टेलिंग यू कि किसकी वैल्यू कितनी है. हीट मैप में आपका कलर की इंटेंसिटी से इसमें देखोगे ये सबसे ज्यादा डार्केस्ट दिख रहा है, ये इससे कम है, और ये एकदम फेडेड है यहाँ पे कलर. सो हीट मैप बेसिकली रिप्रेजेंट्स दिस थिंग. सर्कुलर नहीं चाहिए, फील्ड मैप नहीं चाहिए, हीट मैप ऐसे बनता है. हीट मैप इज हियर. आप मैप स्टाइल में जाओगे, मैप स्टाइल इस हीट मैप यू नीड टू टर्न ऑन, और ये आपको क्रिएट करके देगा हीट मैप. बाय डिफॉल्ट दिस सर्कल इज वेरी लेस, सो आपको वो चेंज करना है, समथिंग लाइक दिस. ये चेंज कलर कि स्टार्ट और एंड कैसा होना चाहिए. 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सपोज आई वांट कि on the screen color here to the starting point. Let me take it red. Start. I want number. Green here. Something like this. So I can choose the color accordingly, and then I can define the intensity. अब जैसे 0% ज्यादा कम है तो सिर्फ रेड कलर ही दिख रहा है. अगर ज्यादा वैल्यू है थोड़ी तो येलोइश आ रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा येलो आ रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया साइड में. और अगर बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है तो ज्यादा येलो दिखेगा. And if you have really large value, then that will go to green. So strength किसी चीज का दिखाने के लिए अगर आप कलर की इंटेंसिटी यूज करते हो, then we call that as heat map. आपने जब वेदर फोरकास्ट होता है तब देखा होगा कि उसका जो इमेज बनता है, इस तरह का जो आपने इमेजेस देखा होगा जब वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन आता है, तो दिस थिंग आपके कलर की इंटेंसिटी से पता चलता है कहाँ पे ज्यादा फोर्स है और प्रेशर है, कहाँ पे कम है. This intensity, if you show the values by intensity, color intensity, then we call that as heat map. जैसे यहाँ पे अलग अलग रेंज ऑफ वैल्यूज है,
It goes from one color to another based on this like value strength. And if you're showing it by color, then we call that as heat map. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Created. These things are asked in the question, like interviews. That's what I'm telling you. सर वो हीट का इंटेंसिटी कहाँ से फैच करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज्यादा है, तो वो फैच कहाँ से करेगा, कोई मेजर है क्या उसके लिए? हाँ, यहाँ पे हमने एक मेजर अप्लाई किया ना टोटल ऑर्डर का। ओके ओके फाइन, ठीक है ठीक है, ओके या गॉट इट। None, sir. Should I proceed now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So okay.
I'll continue some other DAGs here. Before that, let's see. We have not connected with SQL, right? Right. Yes. So far we have connected with CSV, Excel. Now let's connect with SQL Server, one of the most used database. Now when we connect to the SQL Server, आपको बस यहाँ पे get data में जैसे आप text CSV choose कर रहे थे, you need to choose SQL Server and it asks you for server name. Now जिस सर्वर से आप हमेशा कनेक्ट करते आए हो, that is your server name. I'll choose that and I have database which is optional. अब यहाँ पे देखोगे तो डेटा कनेक्टिविटी मोड है. We have two things, import and direct query. Let's keep it by default import and let's keep the database also by default. आगे देखते हैं क्या होता है. It's optional, so okay. अब यहाँ पे देखो जितने भी डेटाबेसेस है ना इस सर्वर में, एडवेंचर वर्क्स 2019 पीबीआई दिस ये सब मुझे यहाँ दिखता है. अगर मैं वो डेटाबेस जो ऑप्शनल था उसको प्रोवाइड नहीं किया तो अगर प्रोवाइड करता तो सिर्फ उस डेटाबेस का टेबल दिखता. नाउ आई एम सीइंग ऑल दिस थिंग्स. मैं ऑलरेडी दिसंबर वाला ले रहा हूँ तो मुझे उसके टेबल्स दिख रहे हैं. अब अगर मुझे कोई टेबल इसमें से चाहिए, fetch anything, फॉर एग्जांपल आई वांट fetch players, इस पे क्लिक करूंगा ना मुझे उसके वैल्यूज दिखेंगे यहाँ पे. And if I simply load it, ये लोड हो जाएगा and I will see the data here. Player ID, first name, last name, position ID. This is the data. It's that simple. इसमें एक स्टेप इन्वॉल्व हो जाएगा like when you are doing it. अभी मेरा सर्वर है वो मेरे खुद के पीसी में है, इसलिए उसने कहीं पे भी मुझे आईडी पासवर्ड नहीं पूछा, like credentials. When server is located somewhere else like Azure पे है या कहीं दूसरे डेटाबेस पे है, मतलब सॉरी दूसरी ऑन प्रीमाइस सर्वर है, तो आपको बस वहाँ पे आईडी पासवर्ड बीच में पूछेंगे to validate your credential and everything will remain the same. But now you see this, यहाँ पे कनेक्टिविटी मोड में दो चीजें बोल रही है, एक इंपोर्ट और एक डायरेक्ट क्वेरी. Okay. Now what is import and what is direct query? अभी तक हम लोग जो भी करते आए हैं ना, whatever we have done till now was with import. जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट CSV वगैरह भी लेते थे, all this was in import mode. इसे हम लोग import मोड में कर रहे थे. import मतलब होता है कि जो भी आपका डेटा सोर्स है जहाँ पे, उस डेटा सोर्स में जो डेटा अवेलेबल है उसका एक पूरा कॉपी आप पावर बीआई में लेके आ जाते हो.
like we have seen like in adventure work we fetched all the CSVs. तो CSV का जो भी डेटा होता था वो पूरा पावर बीआई में दिखता था अपने को. डायरेक्ट मोड में क्या होता है, लाइक यू सी दिस इंपोर्ट मोड यहाँ पे आपको दिख रहा है. और लेट्स सी इफ आई गो विद डायरेक्ट मोड, SQL server, pick the server name here. Now I want direct query. I took player, I'll take salary. No. Now see, player के लिए आपको डेटा दिख रहा है, player ID, first name, last name. If I click on position, you will not see any data. Sorry, salary. Salary पे आपको कुछ डेटा नहीं दिखेगा, player पे दिखेगा. I can make connection here. देखो यहाँ पे थोड़ा कलर वगैरह, the way it is shown is different. यहाँ पे एक ब्लू कलर का पट्टी आता है, यहाँ पे अप एंड डाउन एरो आएगा, यहाँ वैसा नहीं है. सपोज इट्स बेस्ड ऑन प्लेयर, तो मैं प्लेयर आईडी पे कनेक्शन बना देता हूँ. Okay, so I made this connection based on player ID 1 to 1. अब देखो यहाँ पे डेटा तो नहीं आया है, लाइक फॉर सैलरी वी डोंट हैव डेटा. बट अगर मैं विजुअलाइज करना चाहूँ कि हर एक प्लेयर की सैलरी कितनी है, so just take first name of the player and I want to take the amount, तो मुझे दिखेगा पूरा. सो विजुअलाइजेशन में मुझे प्लेयर वाइज सैलरी दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है, बट यहाँ पे मुझे डेटा नहीं दिखता, कुछ भी टेबल भी नहीं दिखता. This table uses direct query and cannot be shown. Then how come I see the values? जब भी इसको वैल्यू दिखाना ना, एरी, बेका, बेर, रेयर, तो ये क्या करेगा, इस सर्वर के पास जाएगा और यहाँ से डेटा लेके आएगा और यहाँ पे शो करेगा. इसने, इस टेबल ने, सैलरी वाला टेबल ने सर्वर के साथ एक कनेक्शन बना के रखा हुआ है, एक प्रॉपर डायरेक्ट कनेक्शन. वो उससे डेटा लेके तो नहीं आ रहा है, बट जब भी डेटा चाहिए वो वहां जाता है, डेटा उठा के लेके आकर यहाँ शो करता है. इट इज नॉट कीपिंग द डेटा विद इटसेल्फ, बट जब जरूरत पड़े, जब उसको किसी विजुअल में उसको टेबल से डेटा दिखाना है, तो वो सर्वर को हिट करेगा, वहां से डेटा लेके आएगा और वो जो जिस विजुअलाइजेशन में दिखाना है उस विजुअलाइजेशन में दिखाएगा. आप यहाँ पे टेबल नहीं दिख रहा, बट फिर भी आप कैलकुलेट, कॉलम, मेजर, सब कुछ बना सकते हो. लाइक सो ये दिखाना है सैलरी, और ऐसे नॉर्मल एक सैलरी पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि %80. Now duplicate here. Amount into 0.8. So I can create this calculate column and I'll see the value here, 80% of the salary. I can create measure as well on this table. And it will give me values like this. तो हम इसका कॉलम, कैलकुलेट कॉलम बना सकते हैं, मेजर बना सकते हैं.
दिस अमाउंट फर्स्ट नेम, बट जो भी विजुअलाइजेशन शो कर रहे हैं वो डेटा पावर बीआई के पास नहीं है, वो डेटा सीक्वल सर्वर के पास में है। शो करते टाइम पे वो वहां जाता है सर्वर के पास में, जितना डेटा रिलेवेंट है उतना लेके आता है और यहाँ पे शो करता है। मान लो कि अभी प्लेयर का देखना है, सिर्फ उसी प्लेयर का लेके आएगा। मान लो कि यहाँ पे स्लाइसर है, पोजीशन का सपोज पोजीशन 5 वाले देखना है, तो ये now when it is showing the values, it will go to the SQL server and it will only fetch the relevant salaries। इस सबकी सैलरी नहीं दिखेगा, एक प्लेयर और एक पोजीशन आईडी 5 पे जो प्लेयर है उन्हीं की सैलरी लेके आएगा। इट्स लाइक इन हॉटलाइन कि आप जो चाहिए वो आपके पास रख नहीं रहे हो, बट जब जरूरत है आप मंगा सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी में इट वर्क्स लाइक दैट। इंपोर्ट में कैसा होता है कि जिसकी भी जरूरत है वो सब पहले से पावर बीआई के अंदर लेके आके रखते हैं, और जब जिसको दिखाना है वो वहीं से दिखा देंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द डेटा। जैसे प्लेयर है तो ऑलरेडी डेटा यहाँ पे लेके आए पावर बीआई के अंदर, एंड व्हेन आई वांट टू शो इट आई जस्ट सिंपली शो इट फ्रॉम हियर। बट in this case, in direct query, data is not here, data is in the SQL server. There is a direct connection between the Power BI and SQL server. Whenever the data is required in whichever visual, कनेक्ट करेगा सर्वर को, वहां से जाएगा डेटा लेके आएगा और डेटा शो करेगा। Now what is the usage of this? इसको क्यों यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेरी को? क्योंकि अपने पास मॉडल का लिमिट होता है। मॉडल साइज का लिमिट यू ऑल नो कि 1 GB है अगर हम लोग शेयर्ड कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो। सो 1 GB के लिमिट पे अगर आपका जो फैक्ट टेबल है या आपका जो डेटा है वो बहुत लार्ज है, the data is big, then you can't accommodate entire data in 1 GB limitation. So आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं कि आप प्रीमियम ले लो, बट प्रीमियम के लिए उनको महीने का 2.5-3 लाख रुपए, 3-3.5 लाख रुपए कुछ अराउंड भरना पड़ेगा। वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि मॉडल का साइज किससे इंक्रीज होता है? आप जो डेटा इंपोर्ट करते हो उसकी वजह से इंक्रीज होता है। तो अगर मैं डेटा ही इंपोर्ट ना करूं, डेटा को सर्वर पे रखूं और फिर भी बाकी सारे काम कर लूं जो मुझे करने हैं, तो डेटा को यहाँ पे लाने की जरूरत ही क्या है? सो उससे क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट क्वेरी यूज करता हूँ तो डेटा तो SQL सर्वर पे रहेगा, बट उसका स्कीमा मुझे मिल जाएगा टेबल का। जैसे यहाँ पे हमें यहाँ डेटा व्यू में डेटा नहीं दिख रहा, बट आई कैन सी द स्कीमा कि कौन सा कॉलम है, कुछ कॉलम का क्या टाइप है, दोज थिंग्स आई कैन सी। उससे क्या होगा, मुझे अगर कोई कैलकुलेट कॉलम बनाना है, कुछ मेजर बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। और जब डेटा की जरूरत पड़ेगी तो SQL सर्वर के पास जाएंगे, डेटा लेके आएंगे रिलेवेंट डेटा, एंड वी विल शो दैट डेटा। तो उससे क्या होगा, इस टेबल के लिए जो भी डेटा हम इंपोर्ट करने वाले थे वो इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो मॉडल साइज इंक्रीज नहीं होगा। मतलब इस टेबल का ही डेटा 500 MB का है, टोटल पावर बी का साइज 600 MB था। तो अगर मैं इसको इंपोर्ट की जगह डायरेक्ट कर दूं तो पावर बी 100 MB में बन जाएगा, क्योंकि जो 500 MB इस टेबल के लिए हो रहा था वो अब नहीं होगा, क्योंकि इसका डेटा हम लोग पावर बी के अंदर नहीं लेके आ रहे, वो हम लोग SQL सर्वर पे ही रख रहे हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। और पावर क्वेरी में कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। डेट टाइम फंक्शन कुछ प्रॉपर काम नहीं करता ठीक से। सो देयर आर सम लिमिटेशंस व्हेन यू आर यूजिंग डायरेक्ट क्वेरी। द बिगेस्ट लिमिटेशन इज द परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको जब भी डेटा जब भी कोई विजुअल देखना है या कोई आपने कोई स्लाइसर चेंज किया तो वो जो डेटा दिख रहा है वो फिर से वापस जाएगा SQL सर्वर के पास में। मान लो 8 के लिए देख रहा हूँ मैं, तो 8 के लिए दिखा रहा है। अब अगर मैं 6 के लिए क्लिक करता हूँ तो 6 की पोजीशन में जो भी है उसके लिए डेटा दिखाने के लिए वो वापस SQL सर्वर पे पास जाता है,
और डेटा लेके आता है एंड देन आई शो द डेटा। 10 के लिए करूंगा सेम, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखने लगा, फिर डेटा बहुत ज़्यादा कम है, दैट्स व्हाई। इफ द डेटा वाज इन मिलियंस, जो कि एक्चुअली केस होता है, क्योंकि उसी केस में हम लोग डायरेक्ट क्वेरी यूज़ करते हैं। अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तभी डायरेक्ट क्वेरी यूज़ की जाती है, तो वैसे केस में परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड होता है कि आप हर एक बार क्लिक करो तो कुछ सेकंड के लिए रुको, क्योंकि उसको डेटा SQL सर्वर के पास जाना है, वहाँ से डेटा लेके आना है, फिर आपको विजुअलाइजेशन में शो करना है। सो दिस इज अबाउट इम्पोर्ट एंड डायरेक्ट। इम्पोर्ट में कैसा रहता है, सब डेटा जो है वो इसका एक कॉपी हम लोग अपने पावर बीआई में लेके आते हैं एंड देन वी वर्क ऑन दैट। सो इम्पोर्ट में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं, और लाइक कोई लिमिटेशन नहीं है, परफॉर्मेंस हाईएस्ट होता है इम्पोर्ट में। इसलिए whenever like every developer tries to create a model which is of import mode then direct. Any question? सर वेबसाइट पे एक पॉइंट रीड किया था कि लाइक इन दिस डायरेक्ट क्वेरी मोड वी कैन नॉट क्रिएट न्यू टेबल, सो वो क्या प्रॉब्लम, मतलब व्हाट इज द डिसएडवांटेज, हाउ डज इट अफेक्ट आवर मॉडलिंग? New table? Sir, it said like in import we already use new table many a time, but using direct query we cannot create a new table, it said. Not sure what it means, because we can create the new table based on the direct query itself. Salary direct है ना, and I can create Yes, sir. a new table for that. Okay, And sir. here I can see the data as well. हाँ sir. Okay, sir. Sir, I have one Yes, sir. doubt. बोलो। Sir, suppose in a server there is a data of last 20 years and we want a data of 3 years. Then how we can retrieve this data from the server? So here I was loading it directly. आप transform में जाओगे, then you can apply the filter, right? अब ईयर्स का डेटा है तो कोई ईयर का कॉलम भी होगा या डेट का कुछ कॉलम होगा जिसपे आप फिल्टर अप्लाई कर सको। दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई, राइट, कि 5 साल का है 10 साल का है, कोई तो डेट का कॉलम होगा ही ना, सो यू कैन अप्लाई दैट फिल्टर। सर मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था कि हम उसमें डायरेक्टली वो SQL का कोड भी एंटर कर सकते हैं डेटा रिट्राइव करने के लिए, इसमें से भी गेट डेटा करते हैं तब ऐसा कुछ। राइट। यहाँ पे जब आप SQL सर्वर पे क्लिक करते हो एंड यू आर राइटिंग द सर्वर नेम, the server name here. आप यहाँ import डायरेक्ट चूज करते ही हो, देयर इज दिस ऑप्शन कॉल्ड एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप कमांड डाल सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट, ये कमांड डालना है। Do we have any good table?
Let me put a database, and then I want let's say I do this thing. I'll just say select star from at call center. Put where. Now you can put the clause कि आपको कितना डेटा चाहिए, क्या चाहिए. Suppose I want कि सिर्फ वीकडे का डेटा चाहिए या सिर्फ हॉलीडे का डेटा चाहिए. So I'll go where this wage type is holiday and let's put okay and load the data. So वो where clause आप डेट के अगर डालना है, मतलब 20 साल का डेटा है, आपको डेट के हिसाब से डालना है, then you can do that as well. Yes, sir. Okay, आप डेट के हिसाब से डाल सकते हो कि the date is greater than this, less than this. वह आप कर सकते हैं. Okay, sir. Okay. सिद्धार्थ. यस सर, जब हम ये डेटा लोड करते हैं तब एसएसएमएस ओपन होना जरूरी है क्या सर? नहीं, वो मैं सर्वर का नाम देखने के लिए यूज किया था, ओपन किया था. तो ये ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होता है क्योंकि सर्वर आपका रनिंग होगा ना. एसएसएमएस से तो सिर्फ सर्वर सेट कर रहे हैं हम लोग. ओके. एसएसएमएस एक क्लाइंट टूल है ना, स्टार्टिंग में बताया था मैंने. सर्वर है और जो जिसमें दिखते हो रनिंग वो सर्वर है. ये सिर्फ उसको ऐड करने के लिए है, मुझे नाम नहीं ध्यान में था, बस मैंने एसएसएमएस ओपन करके नाम दे दिया सिर्फ, कुछ नहीं. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हमें एसएसएमएस ही चाहिए या फिर हम कोई भी अदर कंपनी का सीक्वेंस यूज कर सकते हैं इसके लिए? सर्वर करने के लिए. हाँ, मतलब अगर जैसे पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है ना, हाँ, और एसएसएमएस भी माइक्रोसॉफ्ट का है. नहीं, अलग अलग ऑप्शन होता है. यहाँ पे आप जाओगे तो अलग अलग सर्वर होते हैं सीक्वल के. लाइक जैसे ओरेकल है, ओके. ठीक है, एक मेन है ओरेकल. आईबीएम का डेटाबेस है, आईबीएम से आप सकते हो. ओरेकल वाले से करना तो उससे करो. बाकी माई सीक्वल है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, बहुत सी चीजें हैं. साइबेस डेटाबेस है, सैप है ना. ये सब the database sign that you see यस. these logos, ये सब अलग अलग डेटाबेसेस हैं. सीक्वल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है, बाकी सब अलग अलग कंपनीज के हैं, बट उसका भी प्रोवाइड करता है पावर बीआई कनेक्टर्स. मतलब अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल आईबीएम का सीक्वल है तो हमें आईबीएम के सीक्वल्स के ऊपर क्लिक तो उधर से डेटा उधर से सीक्वल कनेक्ट करना पड़ेगा. हाँ हाँ. ओके. और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर, जैसे आपने मॉडलिंग में जो बोथ फ्लो का रिलेशनशिप बनाया आपने, क्योंकि वो 1-to-1 रिलेशनशिप है, इसलिए बोथ ही अलाउ करता है, सिंगल अलाउ नहीं करता. 1-to-many में सिंगल अलाउ करता है. ओके. और क्वेश्चन ये था कि जैसे हम कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे पावर बीआई में, तो ये सिर्फ पावर बीआई तक की लिमिटेड रहेगा ना सर? सीक्वल में ये नहीं क्रिएट होगा ना? नहीं, सिर्फ पावर. ओके. में नहीं. ओके. थैंक यू सर. विनय. Sir, is there any data set limit for both the modes, import and data? इंपोर्ट के लिए तो है ना 1 GB का, डायरेक्ट के लिए नहीं है. Okay. इसलिए तो डायरेक्ट पे जा रहे हैं हम लोग. Yes. देवेन. सर जैसे हमने अपने अभी डेटाबेस में हमने एक टेबल इंपोर्ट मोड से क्रिएट किया था और दूसरा टेबल हमने डायरेक्ट क्वेरी से क्रिएट किया. सो इज इट लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे सर इसको लिखा था कंपोजिट मोड, इज इट द सेम? नहीं, वो अलग होता है. अच्छा सर. और सर लाइव कनेक्शन मतलब ये इसको ही कहते हैं हम लोग, लाइव कनेक्शन? नहीं, वो बता रहा हूँ आगे. ओके सर, ठीक है. थैंक यू सर. नॉर्मली हम लोग जब मॉडल बनाते हैं तो इसी तरह रखते हैं कि जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन में नॉर्मली कम रोज होते हैं. हाँ सर. और फैक्ट में ज्यादा होते हैं, तो डायमेंशन को हम इंपोर्ट में रखते हैं और फैक्ट को
डायरेक्ट में रखते हैं, डायरेक्ट क्वेरी में। ओके डायमेंशन को इंपोर्ट्स और फैक्ट को डायरेक्ट, क्योंकि फैक्ट का लार्ज डेटा होता है, डायमेंशन का नहीं। यस सर। तो बिना मतलब उनको भी डायरेक्ट में रख के कुछ मतलब नहीं कि परफॉर्मेंस डिग्रेड करना। और यस सर करेक्ट। तो ओके सर थैंक यू। Okay, about the composite mode, I'm not sure, शायद उसी को बोलते होंगे। सर वही लिखा था उसमें माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे, इट सेड कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी। सो ऊपर मॉडल टाइप हो गया इसके लिए शायद। ओके ठीक है, वही है। वी कैन से दैट राइट सर। ये इसमें भी क्या होता है ना डायरेक्ट क्वेरी में कि जैसे परफॉर्मेंस अगर ज़्यादा डिग्रेड होता है, ठीक है, लाइक यू हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड परफॉर्मेंस इज डिग्रेडिंग अ लॉट, तो भी क्लाइंट बोलेगा कि मुझे परफॉर्मेंस इम्प्रूव करके दो। उनको प्रीमियम में भी नहीं जाना है, इंपोर्ट तो पॉसिबल नहीं है डेटा की वजह से, एंड देन दे से कि परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करके दो। ये ज़्यादा डिग्रेड हो गया परफॉर्मेंस, क्योंकि सच में होता है, अगर बहुत मिलियंस ऑफ डेटा रहा तो होता है, विजिबल डिफरेंस रहता है उसमें। सो there is this thing called a hot and cold approach. If you can you want, you can read through this. इसमें हम क्या करते हैं कि जो मान लो कि अपना फैक्ट का डेटा कुछ 100 मिलियन है, यस आपका 5 साल का डेटा है। अब नॉर्मली क्लाइंट को हमेशा 5 साल का देखना नहीं रहता, like they want to visualize but they usually want to visualize for 1 year or 2 year, और कभी कभी उनको उसके आगे पीछे देखना रहता है, मतलब 3-4 साल का या 5 साल का। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो 2 साल का डेटा है उसको इंपोर्ट में लेके आए और बाकी का डेटा है उसको डायरेक्ट में लेके आए। ओके सर। तो जो 2 साल का डेटा है उसको हम बोलेंगे हॉट डेटा, और जो उसके पहले का डेटा है उसको बोलेंगे कोल्ड डेटा। यस सर। एंड यूजिंग दैट अप्रोच we can improve the performance a bit. कितना improve होगा that's not sure. If you want, go through this article, you'll understand. It's just a Okay, trick. To improve the performance of the Yes, Power BI. yes, when you're using direct mode, if you want to improve the performance, and then you can go with that approach. Okay sir. Okay, Thank you sir. कविता। सर हम किस किस सिनेरियो में ये यूज करते कि हमें डायरेक्ट से लेना या इंपोर्ट से लेना? Is there any scenario? By default you should go with import. अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और क्लाइंट बोल रहा है प्रीमियम में नहीं जाना, in that case you go for डायरेक्ट। ओके सपोज हमने डायरेक्ट क्वेरी से ले लिया, ठीक है, अब भी हम एसक्यूएल सर्वर से डेटा लेके आ रहे हैं। अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हुई सपोज और टेबल में न्यू डेटा एंटर हुआ, सो व्हाट विल हैपन दैट टाइम? कनेक्टिविटी नहीं होगी, मतलब इन व्हाट सेंस यू आर सेइंग? फॉर एग्जांपल सपोज डीबी मेंटेनेंस हो रहा है, ओके, बिकॉज वी आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम सम अनदर प्रीमाइसेस, सो दैट टाइम डीबी मेंटेनेंस हुआ एंड दे मतलब उन्होंने फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम उन्होंने डेटाबेस कनेक्टिविटी को वो अपना लुकआउट नहीं है, फिर वो क्लाइंट देखेगा, वो उसको डील करेगा, क्योंकि हमें उसने बोला ऐसा बना के देने के लिए, वो मेंटेनेंस के लिए सर्वर डाउन है तो उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मतलब हम उन्हें बता सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट मेंटेनेंस इशू दैट डेटा इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। दे विल बी नोइंग इट ना, आप थोड़ी ना बताओगे, आपके पास आप थोड़ी ना डेटाबेस मैनेज करते हो, डेटाबेस का मैनेजमेंट आपके पास में तो होता नहीं है। वो तो डेटा इंजीनियर्स मैनेज करते हैं, वो बताएंगे ना क्लाइंट को कि हाँ डेटाबेस डाउन है। ओके, बट सर हम एसक्यूएल एसएसएमएस में एक्सेल के थ्रू भी हम वो कर सकते हैं, राइट? टेबल बना सकते हैं, अगर हम एक्सेल को एज ए सोर्स लेके एसएसएमएस में टेबल बना सकते हैं, करेक्ट? हाँ,
तो अगर मैं वहां से मैं अभी कैसे हम एक्सेल से लेकर सो हम इंपोर्ट मोड यूज कर रहे राइट। तो मैं क्या करी मैं SSMS में ही मैं एक्सेल का थ्रू मैंने टेबल बना दिया एंड नाउ आई एम यूजिंग डायरेक्ट क्वेरी। सो वो तो अगर मुझे डायरेक्ट क्वेरी तो अगर सेम क्वेश्चन अगर कनेक्टिविटी एनी हाउ लॉस्ट हो रही है या कुछ इश्यू हो रहा है तो वो BI पावर BI में रिफ्लेक्ट नहीं होगा राइट। नहीं होगा। ओके नहीं होगा बट वो अपना लुकआउट नहीं है। ओके नॉर्मली सर्वर ऐसे बनाए जाते हैं कि जो हमेशा अप रहे। देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी HA बोलते हैं इन सर्वर वर्ल्ड वी हैव दिस टर्म कॉल्ड HA। इसका मतलब होता है हमेशा एक बैकअप सर्वर होना चाहिए। जब भी एक डाउन हो एक प्राइमरी सर्वर होता है सेकेंडरी सर्वर होता है। प्राइमरी सर्वर जिससे हम सब कनेक्शन करते हैं और एक सेकेंडरी होता है जो उसके बैकअप में होता है। प्राइमरी अगर डाउन हुआ तो सेकेंडरी प्राइमरी बन जाता है। सो नॉर्मली हम लोग इस कंसेप्ट पे चलते हैं ताकि परफॉर्मेंस कुछ इम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं बोल रहा बिजनेस इम्पैक्ट ना हो अगर कोई सर्वर डाउन हुआ तो। इट्स कॉल्ड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कि अगर एक सर्वर डाउन हुआ तो पूरा बिजनेस ठप हो गया उसको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बोलते हैं हम लोग। तो वो अगर ना हो वो हमें देखना पड़ता है। लाइक जो सर्वर डिसाइड करते हैं कैसे मेंटेन करना है they decide it in such a way that we don't face this single point of failure. So HA enable करके रखा जाता है हाई अवेलेबिलिटी कि दो सर्वर है एक सर्वर प्राइमरी है दूसरा उसका रेप्लिका होता है। अगर प्राइमरी डाउन हुआ है प्राइमरी। ओके थैंक यू नकुल। सर हम सर्वर से डाटा लेते हैं SQL सर्वर से डाटा लेते हैं तो हम जो भी ऑपरेशंस लाइक जॉइनिंग टेबल्स और टॉप 3 सैलरीड प्लेयर्स लाइक दैट वो तो हम ट्रांसफॉर्म डाटा से भी कर सकते हैं ना या फिर DAX से वगैरह। तो व्हाई वी डू इन SQL सर्वर। SQL पे इसलिए करते हैं क्योंकि SQL इंजन इज मेड टू डू इट। SQL इंजन ये सब कामों के लिए ही बना है तो इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू DAX इंजन। और भी के दो इंजन होते हैं फॉर्मूला इंजन और स्टोरेज इंजन। SQL जिस इंजन पे रन करता है उसको वर्टीपैक इंजन बोलते हैं। नेम ऑफ इट इज वर्टीपैक इंजन। अब SQL सर्वर का जो इंजन है वो ये सब काम के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हो अब ज्वाइन करना पेयर क्लॉज लगाना हैविंग ग्रुप ये सब चीजें इसके लिए ही बना है स्पेशली। सो वो ज्यादा पावरफुल है बहुत ज्यादा पावरफुल है मतलब ये इजीली परफॉर्म कर सकता है उसको और आपको क्विकली रिजल्ट देगा। पावर BI में करेंगे तो पावर BI में वो काम स्लो होता है लोड पड़ता है। तो अगर पॉसिबल है तो आप SQL पे कर दो and get the data like get the transform data into Power BI instead of doing the same thing in Power BI. Okay. और अगर हम वो करते भी है वहाँ पे तो हमें वहाँ पे उसके लिए टेबल एक स्पेशल टेबल जनरेट करना पड़ेगा कि नहीं तो फिर वो इंपोर्ट कैसे होगा क्वेरी। नहीं आप जैसे अभी मैं दिखा था ना आप डायरेक्ट क्वेरी भी लिख सकते हो। ओके तो आप उसमें क्वेरी लिख दो ना जो भी आपको ग्रुप बाय ज्वाइन वगैरह कर करके क्वेरी लिखना है वो आप उसके अंदर लिखो। तो उसके लिए यहाँ पे आप यहाँ जो क्वेरी लिख रहे हैं ना हम लोग इसमें आप इसमें जो चाहिए वो क्वेरी लिख सकते हो। SQL में जैसा क्वेरी बनाना है आप बना सकते हो और यू कैन जस्ट पेस्ट इट हियर ज्वाइन वेयर क्लॉज फोन नंबर जो भी आपको यूज करना है सब कर सकते हो। ओके तो हर एक क्वेरी के लिए ये जनरेट करना पड़ेगा अलग से। हाँ आप जैसा चाहिए वैसा लिखो यहाँ पे रन करो। आप कोई स्टोर प्रोसीजर बना रहे हो आप उसको रन करके डेटा लेके आना है तो यहाँ पे आप स्टोर प्रोसीजर रन कर सकते हो। ओके ठीक है ओके थैंक यू सर। एक मिनट सर मैं हेलो सर
So my question is, when we get the data from different sources in the Power BI desktop through the direct query, so then can we say that this is the referential integrity? Can you repeat yourself? Sir, we get the data from the different sources, different servers in the Power BI desktop to the direct query. There is the option like assume a referential integrity in our managed relationship. किसकी बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? Just go to the managed relationships. Okay. Just click on new. There is the assume referential integrity option. So just click on menu to menu or one to one. मैं देख के बताता हूँ इसको. Not sure. सर रिलेशनशिप ऑलरेडी है इसलिए नहीं हो रहा होगा. No, it's not something risky. I just गूगल करने का इसको क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में. Sir, I Google, but they said we do the only many-to-many relationship is there and one-to-one relationship, but it's not visible now. But it's one-to-one, no? Yeah. Not visible. ठीक है, मैं देखता हूँ. Okay, sir. One another question. We do the tooltip. Yeah. Just we create one page for tooltip and we insert in another pages like a tooltip, but we keep the auto for that. But there is there is often the modern tooltip, like we can do the a drill down and drill through feature as well in the modeling. In the tooltip. Let me open the Power BI. आप इसकी बात कर रहे हो ना, tooltip that we created. Yes, we created that directly created with page for the tooltip and we access here. Okay. Yeah. Okay. You access this page for the tooltip. We just keep the auto here. Auto. What was I going to keep auto? Oh, yes. This okay. यहाँ पे auto रखना है, ठीक है. So. And just click on the file and option settings. There is an option for modern filters. Preview features. Preview features. Oh, yes, modern visual tooltips. क्या है ये? So we can if we click the this feature, so we can do the drill down and drill features in our visuals. Okay. ठीक है, कल आप करके दिखाना है. Yes. For others to know. Okay. Yeah. Thank you. Yes, Devin. Sir, you said that SQL runs on Vertipack engines, and you said Power BI runs on DAX, and one more thing. No, DAX is नहीं. DAX तो लैंग्वेज का नाम है. दो होता है, फॉर्मूला इंजन एंड स्टोरेज इंजन. दो अलग अलग पार्ट होते हैं उसके. Formula engine and storage engine. Yes. Okay, sir. Thank you. So storage engine मतलब ही Vertipack होता है ना? हाँ, फॉर्मूला इंजन मतलब जो आपकी DAX लिखते हो ना,
उसमें आपने क्या लिखा है उसको उनके लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला इंजन होता है, या फिर एक्चुअली जो डेटा फेच करके आपको डेटा शो करना है विजुअलाइजेशन में, उसके लिए स्टोरेज इंजन यूज होता है. ओके Okay, we'll stop here for today then. We'll discuss live query tomorrow. ठीक है? यस थैंक यू सर थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Good day. बाय सर, गुड डे.